खबरें तफसील से। वजीर दिफा राजनाथ सिंह इन दिनों लद्दाख के दौरे पर हैं। आज उन्होंने लद्दाख में एक खिताब के दौरान कहा कि लद्दाख की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के इकदाम काबिल तारीफ हैं। लद्दाख के लोगों की बहादुरी को नहीं भूला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरहद की हिफाजत पर मामूर जवान किसी भी हालात से निपटने के अहल हैं। हुकूमत उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करती रहेगी। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है यूटी बनने के बाद। और मैं अपनी आर्मी के बारे में कहना चाहूंगा, आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, जिस प्रकार का म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन है, आईबी म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम वहां पर हो रहा है। आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वह सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, समाज जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर के कालूचक में गुज़िश्ता शब 3 बजे एक अहम फौजी तंसीब के करीब 2 ड्रोन मुतहर्रिक नजर आए, जिसके बाद फौरी तौर पर हाई अलर्ट किया गया और फौज की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर मुतादिद फायर किए। हालांकि दोनों ड्रोन किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। इस ज़िम्न में डिफेंस विंग के इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि फौज की चौकसी और फहाल अप्रोच के सबब एक बड़े खतरे को टाला जा सका है। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। मुल्क ने अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। ओडिशा के साहिल पर इस मिसाइल का तजुर्बा 10:55 पर किया गया। ये मिसाइल जौहरी सलाहियत का हामिल है और 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। डीआरडीओ के मुताबिक तजुर्बे के तमाम पैमाने पर यह मिसाइल खरा उतरा है। कश्मीरी सिखों की बेटियों के अगवा जबरन शादी के मामलात के खिलाफ जागो पार्टी ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर भवन के बाहर एहतजाज किया ताकि जम्मू कश्मीर में रोनुमा होने वाले वाकयात पर काबू पाया जा सके। वजीर आजम को इस सिलसिले में मेमोरेंडम भी सौंपा जाएगा। एहतजाजियों ने इस सिलसिले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मैं वेलकम करता हूं प्रधानमंत्री की मूव को कि उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई सामान्य स्थिति करने के लिए, शांति करने के लिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, आपने सिखों को क्यों नहीं बुलाया? अगर आज जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीरी पंडित तो वहां से पलायन कर गए थे 89-90 में, सिख वहां रुके। चिटी सिंहपुरा में उनको चुन चुन के मारा गया, अलग अलग जगह पे चुन चुन के मारा गया, उनके घर, उनकी जमीनें खींच ली गई। और ये मसला 3 लड़कियों का तो अब है, ये 2 साल पहले भी ऐसा इश्यू हुआ था। मैं समझता हूं कि ये जो एथनिक क्लेंसिंग वहां चल रही है, वहां पे मिनोरिटीज के साथ जो धक्का हो रहा है, और अगर जम्मू कश्मीर की बच्चियां जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान में फैली थी, सिख भाई उनको उनके घरों तक छोड़ के आए थे। मैं समझता हूं कि इनको ऊपर एक्शन होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि आप वहां पे जो मिनोरिटीज के राइट उसको बहाल कराएं। वहां पे सेकंड लैंग्वेज पंजाबी तो उसको खत्म कर दिया गया। और जिस तरीके से ये अत्याचार हो रहा है कि एक बुजुर्ग आदमी के साथ एक बच्ची का निकाह पढ़ देना और फिर बच्ची के माँ बाप को मिलने न देना, कोर्ट में जाने न देना, हम इसका सख्त प्रोटेस्ट करते हैं और हम चाहेंगे कि जो कानून बाकी स्टेटों में है यहाँ पे भी लागू होना चाहिए। श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मीटिंग मुनक्किद की गई। एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर इस मीटिंग का एहतमाम किया गया। हाल ही में दिल्ली में वज़ीर आज़म ने जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टी मीटिंग मुनक्किद की थी। दिल्ली मीटिंग के बाद एनसी की पहली मीटिंग है जिसमें पार्टी के तमाम लीडर शामिल रहे। कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे जो हमारे पीछे वाक़ है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग जारी है। पार्टी की जो मीटिंग हुई, जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो मीटिंग में वज़ीर आज़म के साथ
उसमें उन्होंने शिरकत की और वहां पे क्या हुआ इस पे पार्टी को एतमाद में लेने के लिए यहाँ पे तकरीबन पार्टी के सभी बड़े लीडर मौजूद हैं और ये बात तय होगी कि किस तरह आगे का प्लान पार्टी का रहेगा। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी कह चुके हैं कि यहाँ पे ऐसे एतमाद साजी के इकदाम किए जाने चाहिए ताकि लोगों को यकीन हो। हालांकि उसमें उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि पहले भी वादे किए गए थे लेकिन फिर हुआ नहीं। लेकिन एक बात जो आम लोगों में भी है और कई लोग ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी पोजीशन जो उनकी थी, जो पहले से पोजीशन थी कि नहीं जी दफा 370 पे पहले बात करनी है, उससे भी हट के उन्होंने बाद में ये कहा कि डिलिमिटेशन पे वो नहीं जाएंगे तब तक, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जिसका एक लोकस स्टैंडाई है, वही डिलिमिटेशन कमीशन में उनको दावत है, वो बात कर सकते हैं। लेकिन पहले उन्होंने मना कर दिया, अब उनकी पोजीशन जो है वो नरम पड़ गई है, उनकी सियासत इस पे कम पड़ गई है। वो कह रहे हैं कि नहीं डिलिमिटेशन में वो शामिल हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस पे उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा है कि डिलिमिटेशन के बाद पहले स्टेटहुड फिर इंतखाबात। ऐसा क्या बदला, लोग सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या बदला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब डिलिमिटेशन पे उस पे शामिल होने के लिए तैयार हो गई है। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज 18 उर्दू, श्रीनगर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है। आपको बता दें आंध्र प्रदेश में 7 जुलाई तक कर्फ्यू में इजाफा कर दिया गया है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक नए ज़ाब्तों के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा। 8 अजला में कर्फ्यू के औकात में राहत दी गई है। साथ ही तिजारती मरकज, होटल और दीगर सरगर्मियों की इजाजत 9 बजे रात तक दी गई है। तिजारती मराकज, होटल और दीगर सरगर्मियों की इजाजत सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दी गई है। तो इस वक्त यह अहम खबर आंध्र प्रदेश से आ रही है, जहां पर 7 जुलाई तक कर्फ्यू में इजाफा कर दिया गया है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक नए ज़ाब्तों के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी कि गाइडलाइंस में कुछ तब्दीली की गई है, जिसके साथ 1 जुलाई से 7 जुलाई तक नई गाइडलाइंस के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे इसाक से। इसाक, बताइएगा गाइडलाइंस में क्या कुछ नई तब्दीली की गई है? हाँ तहबा, देखा जाए तो जहाँ रोजाना जो कोरोना केसेस जो है लगातार 4000 के अतराफ आ रहे हैं, तो इसलिए जो है ना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया 1 हफ्ते के लिए। बाद में उसके बाद देख के क्या करना गया। फिलहाल जो कर्फ्यू का टाइमिंग्स है, सुबह से शाम को 6 बजे तक जो रिलैक्सेशन दिए गए हैं उसको बढ़ा दिया गया है। 8 डिस्ट्रिक्ट में पूरे रात को 9 बजे तक रिलैक्सेशन दिया गया है, जहाँ के कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, ईस्ट गोदावरी, चित्तूर और प्रकाशम, यहाँ पे पॉजिटिव रेट जो है ना 5% से ज्यादा है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे जो है ना शाम को 6 बजे तक जो फिलहाल जो 30 तारीख तक जो कर्फ्यू का टाइमिंग्स है उसी को अमल होगा। वही भी जो इसके बाद जो है ना केसेस को, पॉजिटिव रेट को देखने के बाद जो है ना हुकूमत ये फैसला ली जाएगी कि क्या है। वही दूसरी तरफ जो थर्ड वेव का जो अंदेशा है, इसको मद्देनजर देखते हुए जहां गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सहूलियात और पीडियाट्रिक वार्ड जो है ना तैयार करने का भी फैसला लिया। इसाक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं और तमाम रियासतों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश में कोरोना के हालात क्या हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो? कोरोना को सिचुएशन जो है ना फिलहाल कम होते जा रहा है। जहां पॉजिटिव रेट कम है वहां पे तो अनलॉक सिचुएशन। अगर कल और आज जो पुलिस के तरफ से जो चेकिंग की जा रही है उसमें जो है ना ज्यादातर लोग जो है ना मास्क, विदाउट मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ना अमल होने का जो है ना शिकायत है, उसको जो है ना आज भी उस पर गौर फिक्र करते हुए ये तय किया गया कि थोड़ी और 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू को बढ़ा देने के बाद जब सिचुएशन कंट्रोल में आएगी तो पूरी तरह से अनलॉक को जो प्रक्रिया है उसको पूरे करेंगे। फिलहाल जो है ना अनलॉक की सिचुएशन जो है ना वो कर्फ्यू रिलैक्सेशन में रहेगा, कर्फ्यू के बाहर जो है ना पूरे बंद रहेगा। होटलों के हवाले से अगर बात करें इसाक, तो क्या डाइनिंग की फैसिलिटी की भी इजाजत दी गई है या फिर सिर्फ ऑर्डर ले जाए जा सकते हैं? नहीं, डाइनिंग का फैसिलिटी भी अभी दिया गया है सुबह से शाम को 6 बजे तक। जहां अब रिलैक्सेशन को बढ़ा दिया गया 8 डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे रात को 9 बजे तक दिया गया है। एक घंटे के लिए जो है ना एग्जम्पशन दी गई, यानी 10 बजे तक किसी भी हालत में पूरी तरह से शॉप से, होटल से या कोई भी हो पूरी तरह से बंद करने का पड़ेगा। और सुबह के 6 बजे तक जो है ना पूरी तरह से कर्फ्यू को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। चलिए, तो नए ज़ाब्तों के साथ कर्फ्यू जारी रहेगा आंध्र प्रदेश में। मजीद तफसील बता रहे थे हमारे नुमाइंदे इसाक। बेहद शुक्रिया तफसीलात के लिए।
आपका खैर मकदम है। मध्य प्रदेश में अपनी 8 नुकाती मांगों को लेकर नर्सों ने रियासतगीर सतह पर हड़ताल फिर शुरू कर दी है। नर्सों ने अपने मुतालबात को लेकर आज से इज्तिमाई छुट्टी पर जाते हुए हड़ताल शुरू की है। वाज़ेह रहे कि 17 जून को हुकूमत और नर्स एसोसिएशन के माबैन हुई बातचीत के बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया था और हुकूमत की जानिब से नर्सों को 1 हफ्ते में मुतालबात पर अमल करने का यकीन दिलाया गया था, लेकिन 10 दिन में मुतालबात को लेकर हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का अमल नहीं होने से नर्सों ने फिर से अपनी हड़ताल शुरू करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। काम बंद करने जा रहे हैं वो है सामूहिक अवकाश। छुट्टी लेने का हक सबको है। हम भी कोविड में थक चुके हैं, हम भी 1 दिन की छुट्टी लेके घर पे बैठेंगे, धरना स्थल पे बैठेंगे और फिर भी शासन नहीं जागी। तो ये मान के चलिए कि इस बार का 30 तारीख को जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिगुल बजेगा उसे शासन और प्रशासन हिल जाएगा। और हम इस बात के लिए भी तैयार हैं कि शासन और प्रशासन हम पे सख्ती करेंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, तो आप सब लोग तैयार रहें। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं। मेहताब, हुकूमत ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था वादे पूरे करने के लिए, लेकिन अब 10 दिन के बाद भी इस पर कोई अमल नहीं किया, तो हुकूमत की तरफ से नर्सों के साथ वायदा खिलाफी की गई है। साहिबा, अब इस पूरे मामले को समझने की ज़रूरत है कि ये मुतालबात 11 सालों से जारी हैं और इस मुतालबे को लेकर 9 जून को हड़ताल शुरू की गई थी और 17 जून की रात में मध्य प्रदेश हुकूमत के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग से जो बात हुई और उस पर जो है जब तय किया गया तो 18 जून को वजीर ने खुद ऐलान किया कि इनकी मांगें जो है जायज़ है और इस पर अमल किया जाएगा और 1 हफ्ते के अंदर इस पर काम कर लिया जाएगा। जब उस पर आज तक नहीं हुआ तो नर्सों ने आज इज्तिमाई छुट्टी लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अदला में अस्पतालों के बाहर अपना धरना दिया, वहाँ पर थालियां बजाई और फिर 30 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। और अगर हम इनकी तादाद की बात करें पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सों की, तो मध्य प्रदेश में इनकी तादाद 62,000 है और ऐसे में अगर बड़ी तादाद में जाती हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश में भी ब्लैक फंगस का मामला खत्म नहीं हुआ है, जहाँ पर डेल्टा प्लस के वायरेंट नए आ चुके हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार के लिए एक मुश्किल बढ़ जाएगी। हुकूमत को चाहिए कि तमाम मामले जिस पर बार बार वादा किया जा रहा है कि उस पर जो भी मामले हों उस पर पूरा किया जाए, क्योंकि नर्सों ने सीधा तय कर लिया है कि मुतालबात, क्योंकि हुकूमत से कई बार की बातचीत हुई और मुतालबात पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं हो रहा है, तो उन्होंने 30 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत की जाने का ऐलान किया और ये भी ऐलान कर दिया है कि जो भी सजाएं हुकूमत देती है या हुकूमत की तरफ से जो भी सख्तियां होंगी वो तमाम बर्दाश्त करने के लिए वो तैयार है। हुकूमत की सख्ती के लिए भी तैयार है। हालांकि जो एसोसिएशन है उसने अभी भी हुकूमत को वक्त दिया है, क्योंकि 30 जून से वो अपनी गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल शुरू करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है कि हुकूमत इस चीज का फायदा उठाएगी? देखिए, अभी आज जो है मध्य प्रदेश के 4 बजे वजीर आला शिवराज सिंह जो वज़रा कमेटी है उसके साथ बातचीत करेंगे। उस वज़रा कमेटी की मीटिंग में बहुत सारी चीज़ें तय होनी है, जहाँ पे नर्सों की हड़ताल का मामला है, मध्य प्रदेश में स्कूल को खोलने का मामला है, 12th के जो बच्चे हैं 12वीं बोर्ड का जिन्होंने एग्जाम दिया है उनके इम्तहानात को लेकर फार्मूला क्या रहेगा रिजल्ट जारी करने का वो, और मध्य प्रदेश की तरक्यात के खाके को लेकर 4 बजे एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। उसमें उम्मीद की जा रही है कि नर्सों के मामले को लेकर भी कुछ हल निकलेगा। अगर उसमें बातचीत नहीं होती है तो हो सकता है कि कल हुकूमत कुछ गौर करे, क्योंकि नर्सों ने पूरी तरह से ऐलान किया है कि 30 जून से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल और फिर काम बंद रहेगा पूरी तरीके से, और हुकूमत को ऐसे में फैसला लेना ही पड़ेगा, चाहे फैसला इस तरफ हो या उस तरफ हो, लेकिन फैसला लिए बगैर अगर ऐसा नहीं होता है तो मध्य प्रदेश में तिब्बी खिदमत जो है वो कहीं ना कहीं जो मुतासिर होंगी। मेहताब आलम, ऐसे में जो हेल्थ सर्विसेज पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा स्टाफ अगर हड़ताल पे चला जाएगा तो जाहिर सी बात है हेल्थ सर्विसेज पे इसका फर्क पड़ने वाला है, तो उसको लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? क्या नर्सों की तरफ से कुछ इस बारे में कहा गया है? देखिए, नर्सों ने साफ तब कह दिया कि 11 साल जो अपने मुतालबात 8 नुकाती मुतालबात को लेकर जो है जो मुतालबा कर रही है, हुकूमत सिर्फ जो उनसे वादा कर रही है, उनके मुतालबात की जो बात है उसमें मैं बताऊं जो उनका कहना है कि अगर इमरजेंसी ड्यूटी में किसी डॉक्टर को बुलाया जाता है तो हुकूमत उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा देती है, लेकिन अगर नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ आते हैं तो उनको कुछ भी नहीं दिया जाता। तो उनका कहना है कि अगर डॉक्टर को 500 रुपये दिया जाता है तो उनको जो पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्स जो आते हैं, तो उनको कम से कम 300 रुपये दिया जाए, और इसके साथ साथ जो उनका PF जो एरियर जो करता है
उन सबको जो है पैसे तो काटे जा रहे हैं, लेकिन उसको कोई बुक उनको नहीं मिल रही है, उसका कोई इंदिराज नहीं है। तो चाहते हैं कि उस पर भी हो, और फिर जो इतने सालों से जो उनका प्रमोशन रुका है उस प्रमोशन का भी मामला हल होना चाहिए। तो नर्सों तमाम चीजों को लेकर आए, और यकीनी तौर पर अगर हुकूमत इस पर फैसला नहीं करती है तो तिब्बी चलिए, तो अब ये देखना अहम होगा कि शाम 4 बजे की मीटिंग में नर्सों के हवाले से क्या कुछ फैसला लिया जाता है। और अभी भी हुकूमत के पास वक्त है, तो ऐसे में हमारी इस पर नजर बनी रहेगी कि हुकूमत क्या कुछ फैसला लेती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में कदरे कमी दर्ज की गई है। कोरोना की दूसरी लहर से होने वाली अमवात पहली बार 1000 से कम दर्ज की गई हैं। एदादो शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 979 अफराद की मौत हुई है, जबकि एक दिन में कोरोना से 46,148 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 58,578 मरीज सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 5,72,994 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मुल्क में कोरोना रिकवरी रेट 96% तक पहुंच गया है। आलमी वबा कोरोना की रोकथाम के लिए दुनिया कमर बस्ता है। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीन के लिए संग मील उबूर किया है। अब तक हिंदुस्तान में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा अफराद को टीका लगाया जा चुका है। महकमा सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान ने टीकाकारी मुहिम में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम काफी तेजी से रवा है। So till now we have given 32 crore 36 lakh 63,297 doses to our countrymen, and this number is historic today because today we have overtaken United States of America in the number of doses that have been given to our countrymen in COVID vaccination. तो कर्नाटक से इस वक्त की अहम खबर आ रही है। आपको बता दें, कर्नाटक में 10वीं के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कर्नाटक में SSLC इम्तिहानात की तारीख का ऐलान किया गया है। कोरोना वबा की वजह से इम्तिहानात सिर्फ 2 दिन में मुकम्मल किए जाएंगे। 19 और 22 जुलाई को होंगे इम्तिहानात। 19 जुलाई को बुनियादी मुजामीन के पर्चे लिखे जाएंगे, तो वहीं 22 जुलाई को लिसानी जबान के पर्चे लिखे जाएंगे। सुबह 10:30 से 1:30 बजे तक इम्तिहान मुनक्किद कराए जाएंगे। 8,76,000 तलबा 10वीं जमात का इम्तिहान देंगे। कर्नाटक के वजीर तालीम सुरेश कुमार ने ये बयान जारी किया है। तो इम्तिहानात के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कर्नाटक में 10वीं के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। कोरोना वबा की वजह से इम्तिहानात सिर्फ 2 दिन में मुकम्मल किए जाएंगे। कुमारी फिर बनी आलमी नंबर 1। आलमी कप स्टेज 3 के मुकाबले में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए दीपिका ने। इनफरादी और टीम मुकाबलों में गोल्ड पर लगाया निशाना। 2012 में पहली बार दीपिका बनी थी आलमी नंबर 1 और एक बार फिर वो आलमी नंबर 1 बन गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीरंदाज दीपिका कुमारी फिर बनी आलमी नंबर 1। आलमी कप स्टेज 3 के मुकाबले में 3 गोल्ड मेडल हासिल किए दीपिका कुमारी ने। इनफरादी और टीम मुकाबलों में गोल्ड पर निशाना लगाया। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।